हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोनी, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी सैमसंग और ऑप्शन डी वीवो। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। उत्तराखंड में एवलांच, 57 मजदूर दबे, 16 का रेस्क्यू। बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फ हटाने के काम में लगे थे, 4 गंभीर। रात भारी बारिश का अलर्ट। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में शुक्रवार सुबह 7:15 बजे एवलांच की वजह से 57 मजदूर बर्फ में दब गए। मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड में थे। बता दें कि घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माणा गांव में हुई है। यहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फ हटाने के काम में लगी हुई थी और मजदूर बीआरओ की टीम के साथ थे। सेना के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही क्विक रिस्पांस टीम ने 100 से ज्यादा जवान तत्काल रेस्क्यू में जुटे और इसमें डॉक्टर, एम्बुलेंस स्टाफ भी शामिल हैं। सुबह 11:50 पर टीम ने 5 कंटेनरों का पता लगाया और 10 मजदूरों को निकाला। इन लोगों को जोशीमठ और माणा के अस्पताल में भेजा गया। 10 में से 4 की हालत गंभीर है। वहीं सेना के मुताबिक 3 कंटेनरों की तलाश जारी है। अब तक कुल 16 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है और 41 की तलाश जारी है। सेना के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। वहीं खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट पर सीएजी रिपोर्ट पेश। मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं, स्टाफ की कमी, बड़े ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सीएजी रिपोर्ट रखी है। 7 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, नर्स और डॉक्टर्स की संख्या पर्याप्त नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य प्रोग्राम में फंडिंग की कमी है, एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण नहीं है, आईसीयूज की कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की कम से कम 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं है, अस्पतालों में स्टाफ की कमी है और बड़े ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को जो रकम दी थी उसका इस्तेमाल भी नहीं किया गया। इस रिपोर्ट पर सदन में चर्चा सोमवार को होगी और इस बीच विधानसभा से सस्पेंड आम आदमी पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा। हरियाणा में 10वीं की परीक्षा में नकल करवाई गई, खिड़की रोशनदान छतों से स्टूडेंट तक पर्चियां पहुंचाई गई, टीचर्स ने भी की मदद। खबर है कि हरियाणा में 28 फरवरी को 10वीं के बोर्ड एग्जाम के पहले ही दिन गणित के पेपर्स में नकल करवाई गई। दरअसल पेपर शुरू होने के 15 मिनट बाद ही नूह में पुन्हाना एनडीएम पब्लिक स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर आ गया। इसके बाद पुन्हाना के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से भी पेपर आ गया। सोनीपत में महिला टीचरों ने व्हाट्सएप पर पेपर आने के बाद उसे सॉल्व किया और छात्रों के जरिए परीक्षा केंद्र के अंदर पर्चियां भिजवाई। पेपर हल कर नूह और पुन्हाना में परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के सहयोगियों ने परीक्षा केंद्र पहुंचकर खिड़की और रोशनदान छतों से अंदर हॉल में परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों तक पर्चियां पहुंचाई। कई जगह पुलिस और टीचरों की मौजूदगी में युवक पर्चियां फेंकते हुए दिखाई दिए। तुहिन कांत पांडे होंगे नए सेबी के चीफ, 3 साल का कार्यकाल होगा। 28 फरवरी को रिटायर हो रही माधवी बूच की जगह ले रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को अगला सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। तुहिन अगले 3 सालों के लिए इस पद पर बने रहेंगे और वे मौजूदा सेबी चीफ माधवी पुरी बूच की जगह लेंगे, जो कि 28 फरवरी को रिटायर हो रही हैं। बता दें कि तुहिन कांत पांडे ओडिशा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे मोदी 3.0 सरकार में भारत के सबसे व्यस्त सचिवों में से एक हैं। वे फिलहाल केंद्र सरकार में 4 महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रहे हैं। उन्हें 7 सितंबर 2024 को वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। वित्त मंत्रालय ने नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए 27 जनवरी को एप्लीकेशन मांगी थी। बूच का कार्यकाल 3 साल का था और उन्होंने 2 मार्च 2022 को अजय त्यागी की जगह ली थी और बूच 2017 से 2022 तक सेबी में होल टाइम मेंबर थी और माधवी पुरी बूच अपने सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। स्टालिन बोले, हमारे सामने भाषा डिलिमिटेशन की लड़ाई। कहा, राज्य को बचाने के लिए हर आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, एक रहना होगा।
तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने अपने जन्मदिन पर जनगणना आधारित सीट बंटवारे और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य की जनता से इस मुद्दे पर एकजुट होकर विरोध करने की अपील की। स्टालिन ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि तमिलनाडु आज दो महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहला भाषा की लड़ाई जो हमारी पहचान है और दूसरा हमारे निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन जो हमारा अधिकार है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारी लड़ाई को लोगों तक पहुंचाइए। तमिलनाडु सीएम ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन हमारे राज्य के आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और लोगों के कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करता है। प्रत्येक लोगों को अपने राज्य की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल सीएम की चुनाव आयोग में शिकायत। शुभेंदु अधिकारी बोले, ममता ने सभी हदें पार की, आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग की छवि खराब करने की कोशिश कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा कि आज मैंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी की चुनाव आयोग की छवि धूमिल करने की कोशिश को उजागर किया है। उन्होंने सारी हदें पार कर दी है और बिना किसी आधार के आयोग पर आरोप लगाए हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को ये आरोप लगाया था कि भाजपा ने दिल्ली और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटरों के जरिए जीता है और इसमें चुनाव आयोग ने भाजपा की मदद की है और इन सब आरोपों पर शुभेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया आई है। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से लगा झटका। संभल जामा मस्जिद में नहीं होगी रंगाई पुताई। कोर्ट ने कहा एएसआई की निगरानी में हो साफ सफाई। संभल जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई करवाने की अनुमति नहीं दी है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। एएसआई ने रिपोर्ट में कहा है कि मस्जिद की पेंटिंग अभी ठीक है। इसके बाद हाईकोर्ट ने एएसआई की निगरानी में तत्काल साफ सफाई कराने का आदेश दिया। मस्जिद कमेटी को इस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने का 4 मार्च तक का समय दिया। वहीं हाईकोर्ट 4 मार्च को इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। दरअसल 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि हम लोग हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। हिमाचल सरकार ने योजनाओं के लिए मंदिरों से पैसा मांगा। बीजेपी बोली, सनातन को गाली देने वाले चढ़ावे की राशि मांग रहे हैं, ये मंजूर नहीं। आर्थिक संकट झेल रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 2 फ्लैगशिप योजनाएं चलाने के लिए मंदिरों से जमा राशि मांगी है। इस पर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विरोध जताते हुए कहा कि मंदिरों का पैसा मांगने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह अस्वीकार्य है। एक तरफ सनातन का विरोध और मंदिरों को गाली दी जा रही है, दूसरी तरफ मंदिरों के पैसे से सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव ने कुल्लू और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखा है, जिसमें सरकार के सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लिए अंशदान करने को कहा गया है और ये पैसा सरकार के अधीन चल रहे मंदिरों व ट्रस्ट से मांगा गया है। फिलहाल प्रदेश में सरकारी नियंत्रण में 36 मंदिर हैं। कांग्रेस सरकार के इस फैसले के बाद इन सभी मंदिरों व ट्रस्ट से सरकार को पैसा वापस आएगा। तेलंगाना टनल हादसा, मजदूरों के जिंदा बचने की संभावना कम। रेलवे की टीमें भी रेस्क्यू में जुटी। 22 फरवरी से 8 मजदूर फंसे हैं। बता दें कि तेलंगाना के नागकुरनूल में निर्माणाधीन श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल यानी एसएलबीसी टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था। घटना को 6 से 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन टनल में फंसे हुए 8 मजदूरों को अब तक नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं साउथ सेंट्रल रेलवे एससीआर की 2 टीमें भी रेस्क्यू के लिए पहुंची। टीम भारी धातुओं को प्लाज्मा कटर और ब्रॉक कटिंग मशीन जैसे आधुनिक उपकरणों से काटकर रास्ते से हटा रही है। नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी मौके पर पहुंचे हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर की मदद से मलबे में दबे हुए मजदूरों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी मजदूर के जीवित मिलने की संभावना बहुत कम लग रही है। नागकुरनूल के एसपी वैभव गायकवाड़ ने बताया कि मलबा हटने और लोहे की छड़ों की कटिंग का काम लगातार जारी है। बता दें कि गुरुवार सुबह से मलबा साफ करने और टनल के पानी को बाहर निकालने का काम चल रहा है और शुक्रवार सुबह 7 बजे एक टीम टनल में गई। पुणे में सरकारी बस में दुष्कर्म केस का आरोपी अरेस्ट हुआ। गन्ने के खेत में छिपा था। पानी पीने के लिए गांव आया तो लोगों ने पुलिस को खबर कर दी। पुणे में खड़ी बस में 26 साल की महिला के साथ हुए दुष्कर्म का आरोपी महाराष्ट्र के सिरूर तहसील के केगुनाट गांव से गुरुवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया गया।
क्राइम ब्रांच पुणे के डीसीपी निखिल पिंगले ने बताया कि गन्ने के खेत से आरोपी को देर रात गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के पूरे प्रोसेस में गांव वालों ने हमारी मदद की। उन्होंने ये बताया कि आरोपी गुनात गांव में आया और रात में उसने एक घर से पीने के लिए पानी और खाना मांगा। इस दौरान लोगों ने उसे पहचान लिया और जानकारी पुलिस को दे दी। आरोपी को पकड़ने में लोगों ने मदद की। बता दें कि पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आरोपी बीती रात 1:10 पर गुनात गांव से पकड़ा गया। वहीं उसे कोर्ट में पेश किया गया और एक स्पेशल वकील को नियुक्त किया गया है। बता दें कि हम केस को जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क को झटका, कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी पर रोक। खबर है कि अमेरिका की एक संघीय कोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके कैबिनेट सहयोगी एलन मस्क को झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है जिसमें कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी को कहा गया है। सैन फ्रांसिस्को के जिला न्यायाधीश विलियम अलसूप ने कहा कि अमेरिकी कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के पास संघीय एजेंसियों के किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकालने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश अलसूप ने कहा कि संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी से व्यापक नुकसान होगा, जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों, वैज्ञानिक अनुसंधान और दिग्गजों के लिए सेवाओं में कटौती शामिल है। उन्होंने कार्मिक प्रबंध अधिकारी को 20 जनवरी को जारी ज्ञापन और 14 फरवरी के ईमेल को रद्द करने का आदेश दिया है। आदेश में एजेंसियों को उन परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की पहचान का आदेश था जो मिशन में महत्वपूर्ण नहीं थे। कोर्ट ने प्रोबेशनरी कर्मचारियों को सरकार की जीवन रेखा बताया। USAID ने हमास और लश्कर को भेजी थी मदद, कांग्रेस की सुनवाई में बाइडेन प्रशासन घिरा। खबर है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में इजराइल पर हमला करने वाले सशस्त्र समूह हमास और भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों की मदद करने का आरोप लगा है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID और संघीय कर्मचारियों पर अमेरिकी कांग्रेस हाउस कमेटी की सुनवाई के दौरान ये खुलासा हुआ है। आरोप है कि 2023 में बाइडेन प्रशासन ने इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद से USAID द्वारा हमास को $200 करोड़ भेजे गए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट से ये भी जानकारी सामने आई है कि USAID ने पाकिस्तान में स्थित भारत विरोधी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के दिखावटी संगठन फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन FIF को फंडिंग की थी, जबकि LET मुंबई के 26/11 हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इनमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। LET को अमेरिकी सरकार ने भी आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है और इस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई दर्ज, सेंसेक्स 1414 अंक फिसलकर हुआ बंद। खबर है कि शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी में 28 फरवरी को भारी गिरावट दर्ज हुई। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन सेंसेक्स 1414 अंक की गिरावट के साथ 73,198.10 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 420 अंक फिसलकर 22,124.70 अंक पर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार चढ़ाव का माहौल रहा। निफ्टी मिड कैप 50 मार्केट बंद होने तक 284 अंक की गिरावट के साथ 13,540.15 के अंक पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट की मुख्य वजह बैंकिंग सेक्टर को लेकर बड़ी चिंताएं हैं। निवेशकों को डर है कि चौथी तिमाही के नतीजे कमजोर आ सकते हैं, जिससे बैंकिंग शेयरों में गिरावट आई। इसके अलावा विदेशी निवेशक FII लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जबकि घरेलू निवेशक DII सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। वहीं चीन में बेहतर आर्थिक नीतियों के चलते निवेशकों का रुझान वहां बढ़ गया है, जिससे भारत से पूंजी बाहर जा रही है। भारत की विकास दर में बढ़ोतरी 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6.2% बढ़ी। खबर है कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में तीसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें विकास दर में बढ़ोतरी हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 की तिमाही में ये 6.2% बढ़ी है, जबकि दूसरी तिमाही में ये 5.6% थी। हालांकि तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की दर अनुमान से कम रही है और अनुमान के मुताबिक वृद्धि 6.8% होनी थी। बता दें कि आर्थिक विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि पूरे साल विकास दर अनुमान के मुताबिक 6.5% रह सकती है। और तीसरी तिमाही की अगर बात की जाए तो सितंबर की तिमाही में देश की GDP दर 5.6% पर थी, जो कि सबसे धीमी थी। शुक्रवार को GDP के आंकड़े भले ही ठीक आए हों, लेकिन शाम को शेयर बाजार में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। वहीं सेंसेक्स 1.9% और निफ्टी 1.86% गिर गया।
जापान में मौजूद है दुनिया का सबसे छोटा पार्क, आकार 1 मीटर से भी है कम। आपने अपने जीवन में कई खूबसूरत पार्क की सैर की होगी जो हरे भरे पेड़ों और पौधों से भरे होते हैं। आमतौर पर पार्क 4000 से 40,000 वर्ग मीटर तक फैले होते हैं। हालांकि क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया में 1 वर्ग मीटर से भी छोटा पार्क मौजूद है। दरअसल जापान में दुनिया का सबसे छोटा पार्क स्थित है जिसका नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये अनोखा पार्क शिजुओका के नागा इजुमी में टाउन में स्थित है जो कि टोक्यो से महज 1 घंटा दूर है। जब आप इस जगह की सैर पर निकलेंगे तो आपको सड़क के किनारे एक छोटी सी वस्तु दिखाई देगी जो असल में एक पार्क है। इस पार्क में एक प्रवेश द्वार, एक छोटी सी बेंच और हरी भरी घास भी मौजूद है। ये पार्क केवल 0.24 वर्ग मीटर का है जो कि A3 पेपर की 2 शीट के बराबर है। नागा इजुमी टाउन के निर्माण प्रबंधन प्रभाग की कर्मचारी सूजी कोयामा ने बताया कि सड़क पर खाली जगह का उपयोग करने के लिए 1988 में इस पार्क को बनाया गया था। उस वक्त एक कर्मचारी अमेरिका की यात्रा पर गए थे जहां उन्हें पिछले रिकॉर्ड के बारे में पता लगा था। इसके बाद उन्होंने उससे भी छोटा पार्क बनाने की ठान ली थी। इसके निर्माण के बाद से ही हम स्थानीय लोगों का ये पसंदीदा स्थान बना हुआ है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच साल के अंत तक होगा मुक्त व्यापार समझौता। खबर है कि पहली बार भारत के दौरे पर आई यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लीयन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में बड़ी सौगात मिली है। दिल्ली में दोनों प्रमुख नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा और जरूरी प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारतीय यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही इस साल के अंत तक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता FTA करने का निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लीयन के साथ मुलाकात के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने गुरुवार और शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों की 20 मंत्री स्तरीय बैठकें की हैं। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर गंभीर चर्चा हुई है और साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी निर्णय लिए गए हैं। दोनों ने व्यापार, तकनीक, निवेश, आविष्कार, हरित विकास, सुरक्षा, कौशल और गतिशीलता के क्षेत्र में सहयोगी के खाका तैयार किया है। मुंबई में बनेगा NPCI का नया R&D केंद्र, UPI का होगा वैश्विक विस्तार। खबर है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI वैश्विक विस्तार के तहत मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC में नया अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित कर रहा है। इस केंद्र की क्षमता 5000 लोगों की होगी और इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान तकनीक को और बेहतर बनाना है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने इसके लिए भूमि आवंटित की है और NPCI के CEO दिलीप असबे ने कहा है कि यह कदम डिजिटल लेन देन में नवाचार को गति देगा। NPCI UPI को दुनिया भर में ले जाने पर काम कर रहा है और वर्तमान में UPI UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस समेत 7 देशों में उपलब्ध है। NPCI पेरू, नामीबिया और त्रिनिदाद और टोबैगो में भी स्थानीय भुगतान प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है। इसके अलावा UAE और मॉरिशस को रुपे कार्ड जैसी प्रणाली बनाने में सहयोग दिया जा रहा है और इससे भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पहचान मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट इस साल मई में स्काइप को कर सकती है बंद। खबर है कि लोकप्रिय वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म स्काइप इस साल बंद हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट मई से इसे पूरी तरह से बंद करने की योजना बना रही है और यूजर्स को अपनी कॉल और चैट के लिए टीम्स पर शिफ्ट होने का सुझाव दे रही है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। दिसंबर में उसने स्काइप नंबरों के लिए क्रेडिट बेचना भी बंद कर दिया था। स्काइप को 2003 में लॉन्च किया गया था और ये सबसे लोकप्रिय VoIP प्लेटफॉर्म में से एक था। 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे $8.5 अरब यानी लगभग 740 अरब रुपए में खरीदा था और इसे विंडोज, एक्सबॉक्स और अन्य प्रोडक्ट से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि समय के साथ जूम और गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे पीछे छोड़ दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव किए, लेकिन ये जरूरतों को पूरा करने में असफल रहा। आज का सुविचार: जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं, इसलिए किसी का अपमान करने से बचें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।